अब आपके सामने मौजूद है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12, यानी अब आपके सामने 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए, जिसमें 30% जो कोर्स उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा दिया था, उसको हटाने के बाद जो सिलेबस आपको व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी में कॉमर्स के बच्चों को पढ़ना होगा, अब हम उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे और कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, चलिए उस तरफ चलते हैं। चैप्टर वाइज चलेंगे और समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे पहला चैप्टर यहाँ पर है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जिसमें आप देख रहे हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है उसे आप पूरी तरह से सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सबको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक एक नंबर का आता है तो ये बहुत आसानी से स्कोरिंग होता है। मतलब जो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है वो आसानी से याद हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्नों में है, और जितना इसका जवाब लिखा है इससे ज़्यादा लीपापोती करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ पर लिखा है उतना ही लिखिए। बहुत सारा मैटर खामखा लिखने से भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। यहाँ है प्रबंध से क्या अभिप्राय है, यानी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद आता है प्रबंध के कार्यों, मतलब कि एक निरंतर चलने वाली श्रृंखला है। इस कथन द्वारा प्रबंध की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। प्रबंध बहुआयामी है, 2 आयामों के नाम दीजिए। विज्ञान के, मतलब ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, ये एक प्रकार से एमसीक्यू टाइप में है। एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन तो इस मोस्टली इस टाइप में आएंगे, और जो लघुत्तरीय वाले होंगे, अति लघुत्तरीय वाले, ये लिखने के लिए ही आएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रबंध के कोई 3 उद्देश्य बताइए, ये ठीक है। प्रबंध कला है, विज्ञान है, थोड़ा सा प्रकाश इसके बारे में डालेंगे। प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके बाद है नियोजन से क्या मतलब है, यह भी ठीक क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े मतलब कम नंबरों के होते, 2-2 नंबर के। इसके बाद आता है प्रबंध की विशेषताएं लघुत्तरीय में, ये सही क्वेश्चन है। प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, ये भी ठीक है। इसके बाद है एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताएं बताइए। एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताएं क्या क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यह भी महत्वपूर्ण है, इस पे भी हमने निशान लगा दिया है। इसके बाद है प्रबंध के उद्देश्य, यह इम्पोर्टेंट है, और इसमें 1, 2, 3 उद्देश्य तो यहाँ हो गए, ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद है प्रबंध की प्रकृति, ये वाला क्वेश्चन। प्रबंध की सीमाओं को इम्पोर्टेंट कर देते हैं। प्रबंध का लेबल, यहाँ पर लेबल लिखा हुआ है, हाई, मिडिल और लोअर लेवल है ये। प्रबंध विज्ञान के रूप में क्या है। बाकी यहाँ पर 2 प्रश्न और हैं, ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भाई वैसे तो इम्पोर्टेंट मास्टरमाइंड वालों ने अपने माइंड से लिखा ही है, लेकिन कभी कभी इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट बच्चे छटवाते हैं, सोचते हैं बस सर पेपर ही बना के दे दें हाथ में, बस इसमें भला हो जाए। प्रबंध कला के रूप में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगला प्रश्न आता है, क्या आप सोचते हैं कि प्रबंध एक संपूर्ण पेशे की विशेषताएं हैं। ये हमने पेशे की विशेषताओं के बारे में पीछे निशान लगा दिया है, वही सारी बातें यहाँ लिखी जाएंगी। हालांकि कभी कभी कोई प्रश्न जो है ये कई बार पूछ लेते हैं घुमा फिरा के, वही मतलब होता है। प्रबंध का बढ़ते महत्व का क्या कारण है, यह भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो समन्वय प्रबंध का सार है, आप क्या इससे सहमत हैं। प्रबंध निरंतर कार्यरत पारस्परिक कार्यों की श्रृंखला है। प्रबंध प्रशासन प्रबंध का भाग है, इस कथन का अपने विचार प्रकट कीजिए। इसके बाद है किसी संगठन के अधिकार श्रृंखला में प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर संक्षिप्त, इसके बारे में
हालांकि शॉर्ट में है, फिर भी हमने यहाँ लगा दिया। अगर विस्तृत में आ गया तो आप क्या जवाब लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रबंध के कार्य। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध के कार्यों में यहाँ पर 5 कार्यों का उल्लेख किया गया है। अगला है चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रबंध के सिद्धांत के नाम से है। यहाँ पर तो इनका MCQ दिया हुआ है और इनका सबका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आदेश की एकता का सिद्धांत प्रबंध के लिए किस प्रकार उपयोगी है, संक्षेप में समझाइए। ये वेरी शॉर्ट है। वैज्ञानिक प्रबंध के 2 सिद्धांत बताइए, यहाँ लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। टेलर की उस पद्धति का नाम बताइए जो कि एक श्रमिक को प्रमापित कार्य तक पहुँचाने के लिए मजबूत अभिप्रेरक है। और समय व गति अध्ययन का मतलब क्या है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धति के रूप में सरलीकरण से क्या है। टेलर का प्रमुख सिद्धांत मतलब प्रबंध का सिद्धांत बताइए। ये छोटे प्रश्न जो होते हैं वो ज़्यादा लिखना नहीं होता है, कुछ जानकारी देना होता है। यहाँ पर है थकान के कोई 2 कारण बताइए जो कर्मचारी के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय में वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। ये सही प्रश्न है। प्रबंध के व्यवसाय के सिद्धांत को समझाइए। यदि किसी संगठन में शारीरिक और मानवीय संसाधनों के लिए उचित स्थान की व्यवस्था नहीं है तो इसमें कौन से सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। ये सही प्रश्न है। इसके परिणाम भी पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो उस सिद्धांत का नाम बताएं जो सहयोग न कि व्यक्तिवाद। ये भी सही क्वेश्चन है। आदेश की एकता का सिद्धांत भी प्रश्न सही है। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोपान श्रृंखला से क्या आशय है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। फ्योल ने वैसे 14 प्रिंसिपल्स बताए थे, ये आपको याद रहना चाहिए। 14 सिद्धांत जिसमें कि 8 यहाँ लिखे गए हैं, 6 याद, 14 हो गए। आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में अंतर बताइए। मानसिक क्रांति को संक्षेप में समझाइए। सही है क्वेश्चन। प्रबंध का कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों के प्रति न्याय एवं, ये भी प्रश्न बहुत सही है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। विस्तृत प्रश्नों की श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है इसको। इसके बाद है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 5 सिद्धांत। हालांकि 5 सिद्धांत लिखा है इसमें, कभी कभी इन सिद्धांतों का नाम भी लिखा हुआ आ जाता है कि आप बताइए कौन कौन से सिद्धांत हैं। यहाँ पर है वैज्ञानिक कार्य अध्ययन की निम्नलिखित तकनीकों का वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेलर और फ्योल के जो सिद्धांत हैं जो उन्होंने बनाए हैं प्रिंसिपल, उनका डिफरेंस करने के लिए भी क्वेश्चन में आता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है, अब आपने यहाँ देख लिया है जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उस पर निशान लगा दिया है। प्रबंध के सिद्धांतों से आपका क्या आशय है। प्रबंध के सिद्धांतों प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। हालांकि इसके बारे में पीछे बताया जा चुका है, फिलहाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसमें कहा गया है व्यावसायिक पर्यावरण। इसका MCQ प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद है और जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। समय की दृष्टि से योजनाओं के प्रकार बताइए। योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं। अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना, उसको ऐसे समझ के याद कर लेंगे। नियोजन के महत्व की 2 बिंदु बताइए। क्या कार्य करना चाहिए विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों। ये सही है क्वेश्चन नंबर 8। भाई अति लघुत्तरीय में भी कुछ लिखने के लिए ही कहा जाता है। कभी कभी ये जो लघुत्तरीय वाले इनको अति लघु में भी दे देते हैं। नियोजन की आवश्यकता कब होती है, ये बड़ा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नियोजन की परिभाषा का मुख्य बिंदु। नियोजन किस प्रकार का नियंत्रण संभव बनाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न।
क्या आप सोचते हैं कि बदलते हुए पर्यावरण में नियोजन कार्य कर सकता है? यदि नियोजन में भविष्य का विस्तृत विवरण आलिप्त होता है तो ये सफलता को आश्वस्त क्यों नहीं करता? ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, प्रभावी नियोजन का क्या आधार है अथवा एक श्रेष्ठ नियोजन की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं व्यूह रचना का अर्थ बताइए, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रबंध द्वारा नियोजन करते समय किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आता है प्रबंध कार्यों के रूप में नियोजन के महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पर चालू हो जाता है नियोजन का महत्व। महत्व से हमारा मतलब लाभ से भी है और उद्देश्य से भी है, यानी महत्व वाले बिंदुओं को, यानी महत्व के जो पॉइंट्स हैं उसको हम लाभ के तौर पर और गुण के तौर पर और उद्देश्य के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नियोजन की प्रकृति का वर्णन कीजिए, ये कोई खास नहीं है। इसके बाद नियोजन वाले चैप्टर में नियोजन के विभिन्न प्रकार, ये सही प्रश्न है और इसमें यहाँ तक जो है लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक करके आप पढ़ भी सकते हैं, मैं इस हिसाब से इसको दिखा रहा हूँ। अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको देखने के बाद इग्नोर मार देंगे। अब आगे चैप्टर नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है संगठन। इसका संगठन का ये MCQ प्रॉब्लम है, लास्ट में इनके आंसर यहाँ लिखे गए हैं। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। उत्पादन रेखा पर आधारित समूह क्रिया किस प्रकार के संगठन का अंग है? ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये MCQ बेस्ड दिया हुआ है। कुछ प्रश्न MCQ बेस्ड हैं, हालांकि MCQ टाइप में पूछा नहीं जाता है ये, फिर भी इन्होंने MCQ बेस्ड में दे रखा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने जो है निशान लगा दे रहे हैं, आप उसको देखते रहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, कार्य बदली से क्या आशय है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगठन प्रक्रिया के 3 चरण, हालांकि देखो आपको मैं ये भी दिखा रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इनको पढ़ लेंगे, लेकिन मैं क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मुझे निशान लगाना है तो आप महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही अपना ध्यान लगाएंगे। इसके बाद है विकेंद्रीकरण निम्न स्तर तक बढ़ाया हुआ अंतरण है, व्याख्या कीजिए। अधिकार अंतरण क्या है? विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण में अंतर्भेद कीजिए। इसके बाद है एक आदर्श संगठन में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? क्रियात्मक संगठन को समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न, संगठन को परिभाषित कीजिए, आखिर संगठन क्या है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकार अंतरण के तत्व क्या है, यानी किस बेस पर यह अधिकार अंतरण होता है, यानी हम अपना अधिकार दूसरों को कैसे सौंपते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है प्रभागीय ढांचा है। इसके बाद आता है संगठन के प्रमुख सिद्धांत क्या है। यहाँ पर कार्यात्मक संगठन और प्रभागीय संगठन के अंतर को बताया गया है, ये भी ठीक प्रश्न है। संगठन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें यहाँ पर 8 सिद्धांत लिखे गए हैं बारी बारी से, और कुछ 2 सिद्धांत यहाँ भी हैं, तो 10 सिद्धांत बता दिए हैं इन्होंने। इसके बाद है संगठन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। संगठन की प्रकृति यहाँ लिखा है, हालांकि मैंने इसको इम्पोर्टेंट की लाइन में नहीं रखा है। संगठन के ढांचे का महत्व क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, विकेंद्रीकरण वाला प्रश्न। इसके बाद है अधिकार सौंपने का अभिप्राय विकेंद्रीकरण है, समझाइए, ये भी जितना नहीं है। हाँ, विस्तृत में है एक प्रभावी संगठन के लिए अंतरण क्यों आवश्यक समझा जाता है, ये सही क्वेश्चन है। इसके बाद है विभागीय संरचना क्या है, इसके फायदे और उदाहरणों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है विकेंद्रीकरण एक ऐच्छिक नीति है, समझाइए कि एक संगठन विकेंद्रीकृत होना क्यों पसंद करता है। इसमें विकेंद्रीकृत आपने पीछे पढ़ा है, उसकी विशेषताओं को डाल देंगे तो विकेंद्रीकरण पता चल जाएगा। विकेंद्रीकरण में जो निर्णय वाला कार्य है वो सभी को आज़ादी के साथ स्वतंत्रता होती है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं।
संगठन, यहाँ पर एक है संगठन की परिभाषा और इसकी विशेषताएं बताइए। इसके बाद है संगठन की प्रक्रिया में निहित कदमों का वर्णन कीजिए, यानी ऑर्गेनाइजिंग में किस प्रकार के स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। प्रबंध के कार्य के रूप में संगठन का महत्व क्या है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आता है संगठन ढांचे से आप क्या आशय समझते हैं, मतलब क्या मतलब है। संगठन ढांचों के विभिन्न प्रकार बताइए, ये महत्वपूर्ण है। ढांचों के प्रकार में 2 ही प्रकार का यहाँ पर ढांचा है, आप देख भी रहे हैं। इसके बाद है कार्यात्मक संगठन ढांचे का गुण दोष सहित वर्णन कीजिए। संगठन की क्रियात्मक संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। कार्यात्मक संगठन का ढांचा क्या है, और नीचे ढांचे का गुण यानी कि लाभ दिया हुआ है। कुछ वर्ड इसके मिटे हुए भी हैं, कुछ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीनों में अंतर से हम तीनों का मतलब भी समझ जाएंगे। अधिकार क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, जवाबदेही क्या है। इसके बाद विकेंद्रीकरण की उपयुक्तता बताइए। ऐसे कोई 6 बिंदु संक्षेप में स्पष्ट कीजिए जो संगठन में विकेंद्रीकरण के महत्व को दर्शाते हैं। ये भी ठीक क्वेश्चन है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं। इसका प्रश्न लिखा हुआ है, 5 बिंदुओं पर बोला गया है। 5 पॉइंट 6 पॉइंट बताइए। तो 1 पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, 5वां यहाँ है और छठा यहाँ पे है। अगला चैप्टर है नियुक्तिकरण, यानी आप देख रहे होंगे स्टाफिंग का चैप्टर चल रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से शुरू है, जिसको लास्ट तक यहाँ तक 11 और यहाँ 12 क्वेश्चन है, और 12 के जवाब यहाँ लिखे हुए हैं। ये तो आपको याद करना ही करना है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में नियुक्तिकरण के किन्हीं 2 तत्वों के नाम बताइए। आंतरिक भर्ती के 2 लाभ बताइए। चयन परीक्षाओं का उद्देश्य क्या है, और प्रशिक्षण की किन्हीं 2 विधियों का नाम बताइए। संचालन एक निरंतर प्रक्रिया है या नहीं। आवेदन पत्रों की जांच, लिखित परीक्षा लेना तथा साक्षात्कार करना किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। संचालन, ये भर्ती तथा चयन शब्दों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद भर्ती के बाहरी स्रोतों से आपका क्या मतलब है, ये सही क्वेश्चन है। कार्य बदली, ये पीछे भी हमें मिला था एक बार। स्टाफिंग के कार्य संक्षेप में बताइए। प्रशिक्षण की प्रकृति को समझाइए। अनुस्थापन क्या है। इसके बाद है नियुक्तिकरण की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं, ये भी ठीक है। साक्षात्कार का मतलब क्या है। नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भर्ती के आंतरिक स्रोतों को बताइए। इसके बाद है भर्ती के आंतरिक और बाहरी स्रोतों की तुलना। प्रशिक्षण, शिक्षा और विकास को संक्षेप में समझाइए। प्रशिक्षण पर किया गया व्यय विनियोग है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लाभ बताइए, ये सही है। प्रशिक्षण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसके बाद लघुत्तरीय में आता है भर्ती के महत्वपूर्ण स्रोतों को समझाइए। ये खैर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लघु का। इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपको लास्ट तक और इधर यहाँ तक इसका जवाब लिखा हुआ है। इसके बाद भर्ती और चयन में अंतर थोड़ा सा दिया है, हालांकि अंतर तो काफ़ी लंबा होना चाहिए, लेकिन लघुत्तरीय में थोड़ा सा अंतर दिया है, उसी का भाग है ये। इसके बाद है प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है, ये सही क्वेश्चन है। स्टाफिंग का मतलब क्या है, नियुक्तिकरण से क्या समझते हैं, नियुक्तिकरण का महत्व क्या है, यानी इसका फ़ायदा क्या है, नियुक्तिकरण के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाया जाता है। भर्ती के आंतरिक स्रोतों के गुण क्या हैं। इसके बाद इनके गुण यहाँ लिखा हुआ है। भर्ती के आंतरिक स्रोतों के दोष या सीमाएं बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। भर्ती के बाहरी स्रोतों से फ़ायदा क्या है। आंतरिक स्रोत का मतलब क्या है, जब भर्ती हम कंपनी के अंदर के लोगों से ही भर्ती अपनी पूरी कर लेते हैं तो आंतरिक स्रोत बन जाता है। जब बाहरी लोगों को भर्ती किया जाता है कंपनियों में, फैक्ट्रियों, कारखानों में, तो उनको हम बाहरी स्रोत द्वारा भर्ती बोल देते हैं। बाहरी भर्ती स्रोतों के दोष या सीमाएं बताइए।
इसके बाद बोलता है दोष और सीमाएं, तो आप यहाँ जरूर याद करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्टाफिंग का कार्य भर्ती करना, प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कार्य पर नियुक्ति करना है, समझाइए। ये सही नहीं है। क्वेश्चन तो खैर ठीक है लेकिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। साक्षात्कार स्टाफिंग का अंग है, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न आता है नियुक्तिकरण प्रक्रिया से आशय विस्तृत प्रश्न है, सही जवाब होना चाहिए इसका, और इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है, समझेंगे ज़रूर। कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्मचारियों को कंपनी में, फैक्ट्री, कारखानों में भर्ती करने का तरीका है ये। अगला है प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षेप में समझाइए और प्रशिक्षण के प्रकोष्ठ विधि को भी समझाइए। तो यहाँ आप इसके आंसर को देख सकते हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ एक प्रश्न है जो कि ये भी फ़ायदा ही है, मतलब कि बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आता है चयन यानी भर्ती। चयन और भर्ती में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है चयन और भर्ती में, इस बात को ध्यान देंगे और इसका डिफरेंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके बाद यहाँ प्रश्न है मानव संसाधन प्रबंध में कई विशेष गतिविधियाँ और कर्तव्य शामिल है, ये कोई खास प्रश्न नहीं है। चैप्टर 7 निर्देशन यानी डायरेक्शन, ये MCQ प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसके आंसर यहाँ दिए गए हैं। 10 प्रश्न है MCQ के। इसके बाद इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न है निर्देशक के तत्व क्या है, 1, और क्या अभिप्रेरणा सदैव सकारात्मक होती है, प्रेरणाओं के प्रकार क्या हैं, और नेतृत्व का मतलब क्या है, नेतृत्व के 2 गुण बताइए, नेतृत्व संभव को वास्तविकता में बदल देता है कैसे, कुछ पॉइंट्स बताने हैं इसमें। अंगूरी लता संप्रेषण किस प्रकार का अनौपचारिक संप्रेषण है। इसके बाद आता है संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो MCQ बेस्ड हैं, मतलब MCQ टाइप में पूछे गए हैं, उनका जवाब एक एक वर्ड, एक एक लाइन में ही हो रहा है। मास्लो की विचारधारा की कोई एक मान्यता बताइए। मास्लो ने मोटिवेशन का यानी प्रेरणा के बारे में बात बताई है, अच्छे तरीके थे उनके मास्लो के कर्मचारियों को मोटिवेट करने का। इसके बाद है अनौपचारिक संप्रेषण क्या, अनौपचारिक संप्रेषण के बारे में आप यहाँ समझेंगे। निर्देशन क्या है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताना होता है। अभिप्रेरणा क्या होती है ये आपको जानना होगा। कोई कर्मचारी अगर काम नहीं करता है उसको किस प्रकार से काम के प्रति लगाव उसका बढ़ाया जाए, उसको काम के प्रति किस प्रकार से सतर्क किया जाए, प्रेरित किया जाए, इसी को ही अभिप्रेरणा बोलते हैं। इसका महत्व बताइए। इसके बाद है अंगूरी लता और अनौपचारिक संप्रेषण के विभिन्न तंत्र क्या हैं, यानी इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, यानी किन किन चीज़ों के आधार पर काम करता है। निर्देशन की प्रमुख विशेषताएं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है निर्देशन संगठन के सभी प्रबंधकों का कार्य है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, विवेचना कीजिए। अभिप्रेरणा प्रक्रिया की प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए। नेतृत्व महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब है और इसकी विशेषताएं भी इसके अंदर आती हैं। नेतृत्व के यानी ये भी सही है, नेतृत्व के कार्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कर्मचारी दूसरे व्यक्ति के कार्य को निर्देशित, संदर्भित और प्रभावित करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। औपचारिक संगठन में कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के संप्रेषण तंत्र और औपचारिक संप्रेषण जाल क्या है, क्वेश्चन है। और एक अनौपचारिक यानी औपचारिक संगठन में कार्य करने वाले विभिन्न संप्रेषण तंत्रों का वर्णन कीजिए। ये तो कोई खास नहीं रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अवित्तीय प्रेरणाओं को समझाइए, अमौद्रिक अभिप्रेरणा को समझाइए। यानी जब कर्मचारियों को बिना पैसे के यानी बिना मुद्रा की लालच के अगर प्रेरित किया जाता है तो उनको अमौद्रिक संप्रेषण द्वारा प्रेरित करना कहा जाता है। अब इसको देखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे आप तो समझोगे। इसमें बहुत सारे तरीके दिया हुआ है, जैसे किसी कर्मचारी को किस प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है। हालांकि मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ निशान लगा रहा हूँ, फिर भी आप अपनी सूझबूझ से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने निशान लगाया, आपने देखा, संप्रेषण की एक अच्छी व्यवस्था के गुण व विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद है पर्यवेक्षक के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये तो ज़्यादा खास नहीं अच्छा लगा। तो मौद्रिक अमौद्रिक जो है प्रेरणाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
मौद्रिक अमौद्रिक प्रेरणाएं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। इसके बाद है औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या अंतर है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से विस्तृत प्रश्नों का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं, डायरेक्शन के प्रिंसिपल, एक अच्छे नेता के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक नेता में मतलब गुण होने चाहिए 10, 2, 12 गुण होने चाहिए एक नेता के अंदर। मास्लो की आवश्यकता क्रम सिद्धांत का प्रोत्साहन का सिद्ध, बहुत अच्छा है ये। मास्लो का आता भी है, मास्लो वाला ये बोलता है वित्तीय प्रोत्साहन क्या है और गैर वित्तीय प्रोत्साहन क्या है। ये दोनों प्रोत्साहन मास्लो के बहुत महत्वपूर्ण थे। मतलब कि मास्लो के क्या है कि इन्होंने खुद ही बोला है कि वित्तीय प्रोत्साहन और गैर वित्तीय प्रोत्साहन क्या है। मास्लो का प्रोत्साहन का सिद्धांत तो अलग तरीके का है, जो कि व्यक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे व्यक्ति की आवश्यकताएं, मास्लो के सिद्धांत में इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, 5 चीज़ों को। तो मास्लो का जब भी सिद्धांत के बारे में बात होगी तो आप इन 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद है निर्देशन का अर्थ और निर्देशन के कार्य और प्रकृति बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्देशन का महत्व क्या है, पर्यवेक्षण का महत्व क्या है, पर्यवेक्षण का मतलब क्या है ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद महत्व भी याद करना होगा। इसके बाद है अभिप्रेरणा, पीछे था ना अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का आशय परिभाषा भी दे रखा है, उसको आप याद करेंगे। अभिप्रेरणा की विशेषताएं भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभिप्रेरणा के तरीके ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेतृत्व के बारे में हम पीछे पढ़ चुके, लगा भी चुके निशान। इसके बाद आता है संप्रेषण प्रक्रिया, ये महत्वपूर्ण है। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया, आवश्यक तत्वों का वर्णन, ये तमाम चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। संप्रेषण का महत्व क्या है, यानी संप्रेषण क्यों जरूरी है, उसके फायदे क्या हैं। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, मतलब एक व्यक्ति अपनी सूचनाएं दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है, संप्रेषण होता है। औपचारिक संप्रेषण बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद है संप्रेषण के सिद्धांत, प्रबंध में अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन से फायदा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभिप्रेरणा तो भाई कंपनी, कारखाने, उद्योग, संगठनों में बहुत ज़रूरी है। कोई बिलासी वर्कर हो गया है, काम नहीं कर रहा है, नालायकी कर रहा है, तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे। इसके बाद चौथा मतलब 8वां जो चैप्टर है, कोविड-19 की वजह से यहाँ बोला गया इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया, नियंत्रण नहीं आएगा। ये अब जो है 7 चैप्टर आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, जो हाफ ईयरली में आप पढ़ेंगे। इसके बाद खंड 2 व्यवसाय वित्त एवं विपणन चालू होता है, तो ये भाग जो है आपको दूसरी वीडियो में बताया जाएगा, जिसमें आप एनुअल एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करेंगे। ये चैप्टर व्यवसायिक वित्त है, इसका MCQ वगैरह सब दिया है, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतने देख लो। वीडियो को अच्छा लगे तो भाई दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए, शेयर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको भी, दूसरों को भी, और ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक जाएगी तो और बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बने रहिए और अंत तक वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। वीडियो पर लाइक कमेंट आप लोग करते ही नहीं हैं, लाइक कमेंट करना आपको ज़रूरी बोलता हूँ तो आप वो काम करते ही नहीं हैं। तो वीडियो देखते रहिए और वीडियो अंत तक देखा कीजिए, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है और आप लोग यहाँ ध्यान ही नहीं देते हो। इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। फिर लाते हैं एक नई और महत्वपूर्ण वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।